I hope everybody is doing well as far as studies are concerned. सबके प्रिपरेशन अच्छे से जारी है और जैसे यहाँ पे पेरेंट्स है तो पेरेंट्स नो वेरी वेल what you are doing, how you are doing. तो सभी पेरेंट्स को मेरा जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, whatever is comfortable with you. जय हिंद सर। ओके, अभी आने वाले लोग आते रहेंगे एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट नाउ. Okay, it's 8:05 already, and would like to proceed further with whatever thing I have right now. सबसे पहले I would like to thank all the parents and all the students actually. Parents को इसलिए because these 2 years, 9th and 10th, they are very very important as far as the students' career is concerned. और 2 साल इम्पोर्टेंट है ऐसा हम जब कहते हैं तो ये भी ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इस पीरियड में ये 2 साल स्टूडेंट्स के मोस्ट नो क्लास ऑलमोस्ट वेस्ट गए. तो इट इज क्वाइट एम्बेरेसिंग थिंग. अभी कुछ मैं बोला, अभी इम्पोर्टेंट चालू है. सिद्धांत भंडारी, बहुत आवाज आ रही है बेटा. ओके, अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है तो करके रखिए सब लोग. आई गिव चांस टू यू टू स्पीक व्हेन इट द टर्न कम्स. आई जस्ट वांट टू टेल यू this thing. सबसे पहले तो as I did my gratitude thanks from on the behalf of Jai Hind Academy, all of you, for your admission and for your cooperation even in this pandemic period. और सभी लोग पढ़ने के लिए ईगर है, ये सब देख के इट्स रियली वार्म फीलिंग. और online, as I say, is not a substitute for offline classes. Still, as we can say, the show must go on, and we are going to continue the show with the growing technology. और हमारी कोशिश है कि इस पीरियड में भी द बेस्ट हम आप सब लोगों को दे सके, ताकि जो समय जा रहा है, जो टाइम जा रहा है, वो टाइम वेस्ट ना हो. ये बात ध्यान में हम लोग we are continuing with the syllabus. Okay. सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग म्यूट मोड में जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं बताऊंगा कि अब तक हमने क्या किया, क्या हुआ, और उसके बाद I'll also tell you what plans we have with online classes or with offline. क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, ऑफलाइन क्लासेस की क्या स्टेटस है, ये भी चीज आपको मैं बताऊंगा. आफ्टर दैट प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, उसके बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा. एंड आफ्टर दैट वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर सेशंस, जिसके अंदर आई विल बी देयर विथ ऑल द क्वेरीज, क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड. तो ये सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल,
I must tell you that we are doing quite well as far as our board studies are concerned, and syllabus वगैरह ये सब it is going on well as per the schedule that we had planned. रेगुलर सब कुछ वर्क कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, classes are going on regularly, studies is going on, test schedule we are providing to you regularly, और जिस तरह से सिलेबस चालू रहना चाहिए उस तरह से सिलेबस जा रहा है. जस्ट गिव मी 1 minute, minor correction. There is some minor correction I want to do. Okay. हाँ, तो एज फार एज बोर्ड्स आर कंसर्न सबके प्रॉपर स्टडी चालू है, टेस्ट है, और जितने पेपर्स हुए हैं उसमें से रिसेंट के पेपर छोड़ के मेरे ख्याल से बाकी सब पेपर्स दे आर ऑलरेडी submitted. Students, they keep on asking doubt to us, even in the classes and even after the classes उनके questions भी आते हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता है. इवन आफ्टर द क्लास आल्सो हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछते हैं, वॉइस नोट्स भी सेंड करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. और कभी रिकॉर्डिंग भेजकर, कभी रिटर्न भेजकर, कभी कॉल करके वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर डाउट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे जितने पॉसिबल टाइम में है कर रहे हैं. और as we are hoping, we are having this hope कि बहुत ही जल्द अपने ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो हम ऑनलाइन में वी आर नॉट गोइंग विद द स्पीड. ज़्यादा फास्ट जाएंगे तो ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन में ज़्यादा सिलेबस ना हो, तो जितना है उतना एक स्पीड मेंटेन करके हम लोग फिलहाल जा रहे हैं. कोशिश यही रहेगी कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सब कुछ बच्चों के दिमाग में फिल्टर हो और उनको सब अच्छे से आ जाए. That is the thing that looking for right now. Students participation is good. थोड़ा पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन जो हम लोगों को चाहिए वो थोड़ा सा और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. और अभी ऐसा है कि जैसे हम पढ़ा रहे क्लास के अंदर बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ ऑफलाइन मोड में हमारा जो पार्टिसिपेशन रहता है वो 100% रहता है. बच्चा जितनी देर क्लास के अंदर है तो पूरा फुल कंट्रोल उसके ऊपर हमारा रहता है. वो कैसा बैठ रहा है, वो कैसा लिख रहा है, वो कितना ध्यान दे रहा है, ये सब चेक करने का हमारे पास कंट्रोल रहता है. बट एज आई सॉ जैसे ऑनलाइन मोड में इसमें
पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन आल्सो बिकम्स इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मैं काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं हु हैव अ कांस्टेंट वॉच फॉर देयर पेरेंट्स एंड कीप ऑन टेलिंग अस कि बच्चा इस तरह से बैठ के पढ़ाई करता है, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता है, ऑन रख के जाता है, ध्यान नहीं देता है या देता है, अच्छा चल रहा है उसका। ये सब पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स पेरेंट्स के बोथ वे वी आर रिसीविंग एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ देम, क्योंकि बाय दैट वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ योर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द क्लास कि आपका रिस्पॉन्स जिस तरह से उसके ऊपर से। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि दे शुड पार्टिसिपेट हियर। थोड़ा सा खासकर फादर लोग जो है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोगों का पार्टिसिपेशन आपको इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर मम्मी तो मम्मी होती है, पापा की एक बार बोलने का असर ज़्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ यही मुझे आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को वो बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इज ही टेकिंग ऑल द नोट्स व्हाइल द टॉपिक इज बीइंग टॉट, और क्लास में रिस्पॉन्स कितना है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें भी है। और आई आई सजेस्ट यू टू चेक नोटबुक्स, उनके नोट्स कैसे हैं, वो हैंड राइटिंग कैसी है, ये सब चीज़ें भी आप लोग चेक करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिचुएशन इज लाइक दिस कि हम लोगों को सबको मिलके इसमें से बाहर निकलना है। एंड वी होप फिंगर्स क्रॉस कि बहुत जल्द हम इसके अंदर से बाहर डेफिनेटली निकल जाएंगे। ओके, राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन ऑनलाइन मोड एंड उम्मीद ये करते हैं कि बहुत ही जल्द ऑफलाइन मोड की परमिशन हम लोगों को मिल जाएगी। जैसे एवरीथिंग इज ओपन, शॉप्स ओपन, होटल्स ओपन है, एवरीथिंग एवरीथिंग डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बोला ही है कि सब कुछ ओपन रहेगा, नियमित रहेगा, बट दे हैवंट सेड अ वर्ड अबाउट स्कूल्स एंड कोचिंग क्लासेस एंड कॉलेजेस। तो वी आर इंसिस्टिंग कि they should give us permission. We are in communication with the authorities, जैसे कलेक्टर है, मिनिस्टर्स है, उन लोगों को हमारा परसिस्टेंस जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी नो कि अगर परमिशन मिल जाए तो ये वर्क ज़्यादा इफिशिएंटली हम लोग कर पाएंगे। एंड वट एवर रेस्ट्रिक्शंस दे इम्पोज ऑन अस कि इस तरह से लेना पड़ेगा, इतने स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे, तो वो सब फॉलो करके हम लेने को तैयार है, क्योंकि वी नो ऑफलाइन इज ऑल द टाइम इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी कैन से। जैसे हम होप कर रहे हैं कि 21st से मोस्टली परमिशन मिल जाएगा, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर से चालू है कि दे शुड गिव परमिशन इन महाराष्ट्र, तो सारे स्कूल्स क्लासेस ओपन हो जाएंगे, एक हमको लगता है। बट अगर परमिशन नहीं मिला तो भी हम कीपिंग ऑल दिस restriction into mind, we are planning to start डाउट सॉल्विंग सेशन और बुक करेक्शन सेशन, जिसकी वजह से हमने एक देखा कि इन दिनों में ना स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे आर अवॉइडिंग टू राइट थिंग्स। तो वो बोलते हैं कि सर पीडीएफ भेज दो, बात खत्म हो जाता है। बट एज लॉन्ग एज दे राइट दे विल बी एबल टू कीप द थिंग्स इन देयर माइंड। तो ये ध्यान में रख के जैसे बुक करेक्शन सेशन है या पेपर करेक्शन सेशंस है, इस तरह से हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स को पॉसिबल है दे शुड कम टू क्लास एंड दे शुड इंटरैक्ट। और वो भी कैसे, उन लोगों को मिलना हो जाएगा, उनके बुक्स देखने हो जाएंगे, बुक्स देखने के साथ साथ ये भी हो जाएगा कि दे विल बी कंप्लीट देयर बुक्स। अदरवाइज जब तक हम उनको बाउंड्री लाइन नहीं देते तब तक आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स वर्क नहीं करते, दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग द थिंग्स। तो ये सब ना हो, इस चीज के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बुक करेक्शन सेशन, जिसके अंदर हम बच्चों को कुछ ग्रुप्स में बुलाएंगे, जैसे 5 या 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप, एक स्लॉट देकर उनको बुलाएंगे, उनके बुक्स करेक्ट करेंगे। बुक्स करेक्शन से डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी एबल टू सी कि वो
जो भी पढ़ाया जा रहा है वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो ये भी चीज़ चेक की जाएगी, जिसकी वजह से पॉसिबल होगा हम लोगों को उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अंदर आप लोगों के सजेशंस भी है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। अभी भी आज भी जैसे एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव सम थिंग्स, whatever suggestions you have will definitely take care of all of them. The other purpose of arranging this parent is to introduce to you a very novel course that we are going to introduce from this year, and that is the Bridge Foundation course. अभी ये ब्रिज फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य है, क्यों करना है, किसने करना है, कैसे होगा, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा आप लोगों को चाहिए, यू कैन विजिट द क्लास, और क्लास के अंदर आप लोगों को फिर वो सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वट एवर यू विल नीड एंड वट एवर यू थिंक यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम अस। तो there are numerous foundation courses which are going on, and everybody is conducting the course according to their capacity, their ability. Okay, तो हमारा कोर्स जो है फाउंडेशन क्या रहेगा, किसके लिए रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। Actually, we know that the students who enter in 9th and 10th class, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग के अंदर एक सवाल आने लग जाता है कि अब 10th तक पहुंच गए, अब 9th तक पहुंच गए, अब आगे क्या, आगे क्या करना है। दिस इज द क्वेश्चन दैट पीपल कीप आस्किंग स्टूडेंट्स कि अब आगे क्या करने वाले आप। तो बच्चों के दिमाग में बहुत कम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है कि आगे क्या क्या करना पॉसिबल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई हैव सीन दैट इन द क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे ईदर गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आई वांट टू गो फॉर सीए, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आई वांट टू गो फॉर एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम्स, और फिर कुछ फैशन डिजाइनिंग वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा सब चीज़ें वो करते हैं। बट व्हेन आई आस्क देम अ वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल पूछने का काफी सारे लोगों बच्चों की बोलती हो जाती है, एंड दे फील कि इसका क्या मतलब होता है। एंड दिस अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इज, आप ये क्यों बनना चाहते हैं। जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी आंसर। ओके, एंड आफ्टर दैट somebody से कि मेरे अंकल ऐसे हैं, मेरे भाई वैसे वगैरह, कुछ आंसर्स भी उनसे सुनने को मिलते हैं। ये करियर चॉइस का जो पॉइंट है, दैट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। और एक्चुअली ये साल जो है 9th 10th वगैरह, दीज आर वेरी अर्ली इयर्स टू स्टडीज करियर, क्योंकि आगे जाके मेजर उनके लाइफ में क्या करियर चूज करना, कौन सा करियर चूज करने के बाद क्या फायदा होगा, क्या मैं इस करियर में सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीजों को लेकर मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। बट अगेन वी शुड से कि द शो मस्ट गो ऑन। अब इस पीरियड में करना क्या, 9th और 10th में एग्जैक्टली हम लोगों ने करना क्या फिर। अगर हमारा डिसाइड है तो क्या करना, अगर हमारा डिसाइड नहीं है तो क्या करना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस फाउंडेशन, ब्रिज फाउंडेशन कोर्स। अभी इसके में क्या क्या किस चीज के लिए, किसके लिए जरूरी है, ये मैं बताता हूँ। ये सब कोर्स पर्टिकुलरली दिस कोर्स इज डिजाइन, हर जगह पे ये कोर्स लिया जाता है। वी आर एक्चुअली अ बिट लेट टू कम टू दिस कोर्स, बट ये कोर्स हर जगह पे लिया जाता है। दिस फाउंडेशन कोर्स इज कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गिव नीट जेई एग्जाम। मतलब जो जो स्टूडेंट्स मेडिकल की फील्ड परस्यू करना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में जानना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या उसी फील्ड में अपना करियर
फॉलो करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट नाम से जो टेस्ट होती है, दैट इज नीट एंड जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो लिया जाता है, जो इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड मतलब दोनों जो फील्ड है जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में, इसके लिए ये लिया जाता है नेशनल लेवल की एग्जाम है। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज एन इंटरनेशनल लेवल एग्जाम। ये एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं आगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फाउंडेशन कोर्स मेनली डिजाइन किया जाता है। अब अपने से कुछ लोग सोचेंगे फिर अगर हमारे लिए कोर्स नहीं है, मतलब हमें करना ही नहीं चाहते, हमारे स्टूडेंट को कराना ही नहीं है कभी हमको, तो हमने फिर मीटिंग लिव करना क्या? तो आई वांट टू सजेस्ट यू टू स्टे इन द मीटिंग, क्योंकि आपके काम की भी कुछ चीज उसके अंदर हमको शायद मिल सकती है। ओके, तो व्हाट इज दिस कोर्स एंड व्हाई इज दिस कोर्स? एक्चुअली मैं 2 साल तक आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग दिस कोर्स, मतलब फाउंडेशन कोर्स के फेवर में नहीं था, बट आई हैड सर्टन एक्सपीरियंसेस, और ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे आए पर्टिकुलरली इन केस ऑफ माय सन, जिसकी वजह से आई थॉट कि दिस इज एन इनिशिएटिव दैट आई शुड टेक एट द अर्लीस्ट। माय सन पास्ड 10th CBSE examination the year before last year, मीन्स बाय गिविंग प्रॉपर एग्जाम। लास्ट ईयर के तो सब बच्चे तो पास हो गए, लेकिन उसके पहले की एग्जाम उन्होंने पास किया। ही स्कोर्ड 96%, ऑलमोस्ट 96% स्कोर किया, एंड दैट इज अ गुड स्कोर। बट आफ्टर मुझे लगा हाँ हाँ जी हाँ जी। आफ्टर स्कोरिंग 96% एनी क्लास, कोई भी क्लास जो 11th-12th को पढ़ाता है वो उसको खुशी खुशी एडमिशन देगा, अरे 96% इज वेरी नाइस, उसको हम हमारे एडमिशन दे सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा था। बट व्हेन आई वेंट फॉर एडमिशन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टेकिंग हिज मार्कशीट एट दैट टाइम, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड। सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जाने के बाद 96% मार्क्स जो उसने स्कोर किए थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। एक्चुअली बिफोर आस्किंग मार्क्स एवरीवेयर आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, फाउंडेशन किया है, फाउंडेशन किया है? तो आई यूज्ड टू से कि नो। तो उनका ये कि ऐसे कैसे, हाउ हाउ डिड यू स्किप फाउंडेशन, क्यों नहीं किया? तो मैं सोचा कि आई थॉट कि मुझे लगा जरूरी नहीं है। देन while discussing with the teachers who taught for 11th and 12th, अच्छे अच्छे रेप्यूटेड क्लासेस के टीचर से कम्युनिकेशन करने के बाद, उनसे बात करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि उसको फाउंडेशन कोर्स नहीं करा के आई हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स, और कुछ मैंने किए ऐसे मुझे लगा, क्योंकि आई थॉट कि ही इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कोप अप विद द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। एंड आई ऑल्सो ऑब्जर्व दिस, और जैसे क्लास शुरू हो गई लॉकडाउन लग गया, एंड व्हेन ही वाज एक्सपोज्ड टू क्लासेस ऑफ 11th एंड 12th एट दैट टाइम, मुझे लगा कि एक्चुअली ही शुड हैव डन फाउंडेशन कोर्स। एंड बट एट दैट टाइम फ्रस्ट्रेशन के से और कुछ मैं नहीं कर सकता था। अब आई कुड सी फ्रस्ट्रेशन इस चीज का था क्योंकि जब 10th कंप्लीट हुआ तो हमको लगता है कि 10th 11th ये एक के बाद एक आने वाले स्टेप्स हैं, बट एक्चुअली जब हम 11th का सिलेबस देखते हैं, मैंने जब देखा तो मालूम पड़ा कि ये इतने इजी स्टेप्स नहीं है। 10th के बाद 11th इतना आसान नहीं है। 10th के बाद बहुत सारे स्टेप्स जाते हैं, उसके बाद 11th आता है। तो किसी भी स्टूडेंट को जो 10th के बाद 11th जाना चाहता है उसके लिए वो काम उतना आसान नहीं है। और वो जो गैप है बहुत बड़ा गैप है, बहुत ह्यूज गैप है। इसीलिए आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन 11th एंड 10th स्टैंडर्ड, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन 11th क्लास। और मैं जब फिर स्टोरी सुनता था कि जो स्टूडेंट्स स्कॉलेस्टिक लेवल पे इतना अमेजिंग स्कोर करते हैं, दे स्कोर 98%, 99%, इतना जब जो स्कोर करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स when they go to quota and when they see that their marks are so less, why do they commit suicide? मतलब वहां पे इस साल
17 बच्चों ने किया, इस साल 20 बच्चों ने सुसाइड किया, ये सब जब सब सुनने को आता था तो लगता था कि ऐसा क्या डिफिकल्ट है उसके अंदर। बट व्हेन इट केम टू माय सन एट दैट टाइम, फिर मुझे पता चला कि रियली इट्स अ वेरी टफ टास्क, और उसके लिए एक सच में फाउंडेशन की जरूरत है। और फिर मुझे लगा कि this kind of foundation has to be provided, and that has to be provided in its pure form. तभी मैंने डिसाइड किया कि नो, द प्रॉब्लम दैट आई माय सन फेस्ड, मेरे बेटे ने जो प्रॉब्लम फेस किया, अभी भी जो फेस कर रहा है फाउंडेशन गैप की वजह से, वो आगे मेरे क्लास के और स्टूडेंट्स ने फेस नहीं करना चाहिए। ये चीज मैंने सोचा, एंड आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर दैट। प्लानिंग इसका पहले से हमने स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, इमीडिएटली आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर दैट, एंड आई हैड आल्सो रिलीज्ड दिस थिंग कि ऐसा ऐसा हमको स्टार्ट करना है। बट लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद सब लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। एंड एक्चुअली ये कोर्स में आई वाज वेटिंग कि मैं ऑफलाइन मोड में इसको स्टार्ट कर सकूं, बट आई ऑल्सो वेटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यू कैन नॉट डिले इट एनी फर्दर। तो हमने डिसाइड किया कि वी शुड लॉन्च दिस फ्रॉम कमिंग सैटरडे द 19th जून। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इस चीज में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। As I told you, this course is for the students who are aspiring for NEET and JEE. अब अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एम फिक्स नहीं है कि नहीं हमको ये कोर्स करना अभी फिक्स नहीं है, अभी हम यहाँ पे जाना नहीं है, हमको पता नहीं है करना है कि नहीं करना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमको करना ही नहीं है, फॉर देम टू दिस कोर्स इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल इस तरह से है कि अगर समझो आपके बच्चे ने फिक्स नहीं किया है कि 11th-12th में उनको करना क्या है, तो उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आगे जाकर किसी चीज की वजह से दे गो फॉर 11th एंड 12th एंड नीट जेई, उस सिचुएशन में भी उनको इस कोर्स का बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि एक चीज मैंने एक सेमिनार में सुना था, वहां पे एक टीचर ने एक सेंटेंस बोला था जो मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया था। उन्होंने बोला था कि कोई भी काम करके पछताओ, बिना करके मत पछताओ। अगर आपको लगता है कि एक हाथ काम किया, एक हाथ चीज किया, करने के बाद अगर आपको लगता है अरे इसका कुछ फायदा नहीं, मैंने फालतू में किया, ये जो है इट इज बेटर देन अरे यार करता तो अच्छा। इससे कभी भी करके पछताना बेटर रहता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स, हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनका एम फिक्स नहीं है, फॉर देम आल्सो दिस इज गुड कोर्स। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि 11th-12th में आपको नीट जेई करना पड़ सकता है, तो फिर ये कोर्स आपको एक्सट्रीमली मदद करेगा। दूसरी चीज, अगर अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनको अभी लगता है कि पता नहीं मैं 11th-12th में नीट जेई करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ऐसे सब स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका एम फिक्स नहीं है तो अभी ये सोच लो कि फॉर 11th एंड 12th यू शुड गो फॉर नीट और जेई, वट एवर योर चॉइस इज। इसका रीजन ऐसा है, पेरेंट्स के लिए भी इसमें काफी सारा बेनिफिट इस तरह से होता है, इतना इसमें फायदा होता है कि ये बहुत जरूरी होता है। किसी की आवाज बहुत आ रही, प्लीज थोड़ा सा म्यूट करेंगे क्या, आवाज कम हो जाएगी फिर। सोहम की आवाज आ रही? ओके, हाँ। तो 11th-12th में ये 2 साल ना बहुत इंपॉर्टेंट साल है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो 10th में दे आर वेरी गुड, फोकस्ड रहते, पूरा 2 ही साल लगते हैं उनको ट्रैक बदलने में, गलत ट्रैक पे जाने में। ये 2 साल अगर हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं ना, फिर आगे उनको कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये 2 साल में अगर बच्चों को सही ट्रैक पे रखना है, तो उनको उनके सामने एक टारगेट, एक एम देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है, मीन्स व्हाट आई डिड इन केस ऑफ माय सन, आई डोंट नो वेदर विल बिकम आईआईटी इंजीनियर और नॉट, लेकिन मैंने उसके सामने अभी एक एम रखा है जिसके आगे बाकी सब एम मुझे, मैं सोचता हूँ कि छोटे लगे उसको। और मैंने ये भी देखा है, बच्चों के आगे अगर हम पेरेंट्स लोग एम नहीं रख पाते हैं ना,
तो बच्चा खुद अपना एम चूज कर लेता है। और अगर वो चूज नहीं करता है ना, तो उसके दोस्त उसके सामने अपना एम कैसे ना कैसे करके पुश कर देते हैं। और वो जब अपना एम चूज करता है, तो क्या एम चूज करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हमें अगर उसको प्रमोट करेंगे, देखो बाबा तुझे आईआईटी करना है, तुझे जेईई करना है, या तुमको नीट की एग्जाम देनी है, ये खुद अपने आप में इतना बड़ा एम है, इतना बड़ा टारगेट है कि बच्चा उसको छोड़ के और को सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि इसकी पढ़ाई कम से कम 10 घंटे से लेके 15 घंटे तक इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर इतना पढ़ाई में इन्वॉल्व रहेगा, तो पहला काम ये होगा कि अनवांटेड चीजों में से उसका दिमाग हट जाएगा। दूसरा, उसको हार्डवर्क करने की आदत लग जाएगी, मेहनत करने की आदत लग जाएगी। और मेन चीज तो ये है कि उसके अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाएगा, उसका बेनिफिट होगा। तो इसके लिए डूइंग नीट जेई इज ऑल द टाइम अ बेटर ऑप्शन, अगर आपने बाकी कोई फाइनलाइज नहीं किया है तो। ओके, एक और बेनिफिट नीट जेई करने का 11 पे ये होता है कि जब नीट जेई स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसमें अपने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ऐसा, when they go for 11 12 साइंस, आफ्टर दैट दे कैन गो फॉर कॉमर्स, और उसके बाद वो आर्ट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने 11 12 में कॉमर्स लिया, तो साइंस की फील्ड उनकी बंद हो जाती है। दे कैन नॉट गो टू साइंस। बाद में उनको कितना भी लगा कि मुझे साइंस करना है, तो दे कैन नॉट कम बैक। एंड इफ दे टेक आर्ट्स इन 11 12, तब तो बाकी सब कुछ क्लोज हो जाता है। तो अगर 11 12 में दे opt for science, they have all the options open. I have seen so many students जो 11 12 में साइंस करने के बाद उन्होंने सीए, सीएस, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पास आउट किया हुआ। तो टू डेवलप स्टडी हैबिट, to keep them focused and to give them target, it is a very good option. तो 11 12 में अगर नीट जेई में फोकस उनको कराना है, तो फिर 9th और 10th, ये दो स्टैंडर्ड में फाउंडेशन कोर्स कराना उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब इस फाउंडेशन कोर्स में हम क्या दे रहे हैं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग क्लियरली हियर, वी आर गोइंग टू गिव इज अ प्योर फाउंडेशन कोर्स। हम यहाँ पर अपना जो एनटीएससी एग्जाम होती है, एमटीएससी एग्जाम होती है, या भाभा की जो एग्जाम होती है, बाल वैज्ञानिक एग्जाम जो होती है, वो एग्जाम को हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं। We are not going to provide assistance for these exams. This will be pure foundation. इसमें क्या होगा, इसमें होगा 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का टीचिंग 9th 10th के बच्चों को होगा। अब इट विल बी एन इंट्रोडक्शन। तो जो जो टॉपिक्स उनको 11 12th में देखने को मिलते हैं, 11 12th में उनको है, उन सब का बेसिक सब चीज हम इनका कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट्स 9th में हैं, उन लोगों को 11th और फिर 12th इस तरह से प्रिपरेशन किया जाएगा। और अभी जो बच्चे, एज वी आर स्टार्टिंग दिस ईयर फाउंडेशन, अभी जो बच्चे जो स्टूडेंट्स 10th में हैं, फॉर देम मिक्सचर रहेगा 11th 12th के सिलेबस का। अब इस चीज का फायदा ऐसा हो जाएगा कि पहली चीज तो ऐसा है, व्हेनेवर यू गो फॉर एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन फॉर 11th एडमिशन, यू कैन टेल हाँ हमारा फाउंडेशन हुआ है, तो स्टूडेंट की तरफ देखने का नजरिया उनका बदल जाएगा। ओके, दूसरा, ये सारे जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आपने देखा होगा, या अभी जैसे 10th में कुछ बच्चे आगे जाएंगे तो बड़े बड़े क्लासेस जो होते हैं ना, वो क्लासेस की कॉल आने लग जाएंगे कि हमारी स्कॉलरशिप एग्जाम है, हमारी एंट्रेंस एग्जाम है। और ये सब क्लासेस की जो फीस रहती है, वो फीस रहती है दैट इज अराउंड 2 लाख 3 लाख, 2 साल का पूरा पैकेज रहता है। इट्स वेरी बिग फीस। तो but the students who score very good marks in their 10th, एंड पर्टिकुलरली 10th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि दो स्टूडेंट्स हु स्कोर गुड मार्क्स इन देयर एंट्रेंस एग्जाम, उनके एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, उन लोगों को दीज क्लासेस गिव बिग स्कॉलरशिप। जैसे 70%, 80%, 90% उनके ट्यूशन फीस के ऊपर वो डिस्काउंट देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। इसका मतलब आज जो आप फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
वो आपको रिटर्न मिलने वाला है आगे। और आगे का एक और फायदा इसका ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे बैच में एडमिशन मिल जाता है, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ये बेनिफिट भी उनको होगा। तो जो मैं फेस कर रहा हूँ वो सब बात मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हेन a child goes in a good class, good batch, automatically उनका रिजल्ट आने चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे आई हैव सीन देयर आर सम टीचर्स जो ओपनली बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े क्लासेस जो होते हैं 11th 12th के, उनके टीचर्स मैंने देखा ओपनली बोलते हैं कि हमारे जो बैच होते हैं वो दो बैचेस होते हैं। एक होता है हमारा रैंकर बैच, एक होता है रैंकर बैच जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा बैंकर बैच। मतलब रैंकर ऐसे स्टूडेंट्स जो चुन चुन के बनाए हुए हैं और जिनका फाउंडेशन अच्छा है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वो रैंक ला सकते हैं, जिनका फोटो छाप सकते हैं, जिसके ऊपर से बच्चे आते हैं। और दूसरा है बैंकर। बैंकर मतलब उनको मालूम है कि बच्चे कहीं पे एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, तो उनको सिर्फ अपना बैंक बैलेंस इंप्रूव करने के लिए यूज करने वाले। तो बैंकर से हमको रैंकर के बैच में जाना है, एंड आई पर्सनली फेल्ट कि उसके लिए फाउंडेशन बच्चों का होना बहुत जरूरी है। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स। अभी इसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ये चार सब्जेक्ट्स के लिए हम उनको कोचिंग करेंगे, उनको बताएंगे और उनका जो गैप है वो ब्रिज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम एज ब्रिज फाउंडेशन कोर्स। इसमें फिजिक्स ये जो ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स इस टॉपिक का एक डर अपने दिमाग में लेके चलते हैं, तो ये डर भी दिमाग से निकल जाए, ये भी अपना एक टारगेट इसके अंदर हमेशा रहने वाला है कि हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस सब्जेक्ट। क्योंकि एक बार एनालिटिकल कैपेसिटी उनके अंदर आ गई तो दे आर एबल टू सॉल्व इट वेल। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स को लेकर काफी सारे इश्यूज इसमें होते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स को लेकर उनको असिस्टेंस किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। 11th 12th के सारे कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर किए जाएंगे। और ये जो आगे के एग्जाम्स है, मोस्ट ऑफ द सारे एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर बेस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सॉल्व करना, कम से कम समय में उसके साथ कैसे डील करना, उनकी एबिलिटी डेवलप करना, ये एक चीज उसके अंदर करने वाला है। एक बात और हमने देखी है, जैसे एक नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट या हम भी जब थे तो फिफ्थ में जब थे तो फिफ्थ की पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब हम जैसे 6th 7th में जाते हैं तो हमको पहले की पढ़ाई इजी लगने लग जाती है। हम जब 10th में जाते हैं तो 8th की पढ़ाई इजी लगने लग जाती है। तो इन द सेम मैनर व्हेन वी इंट्रोड्यूस फाउंडेशन 11th एंड 12th, ये लेवल की टीचिंग जब बच्चों को करते हैं तब ऑटोमेटिकली जो बच्चे 10th में है या 9th में है उनको 9th 10th की पढ़ाई और इजी लगने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अगले लेवल का सीखा है, डिफिकल्ट लेवल का सीखा है, तो पीछे का जो प्रिपरेशन है वो और इजी लगने लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली इसका असर 10th के सिलेबस पे भी होता है। तो ये दो एग्जाम्स काफी टफ एग्जाम्स है। कोई कोई लोग तो ये भी कहते हैं, ओके, मतलब क्रेडिट उनको देके मैं बोलता हूँ कि ये दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, नीट एंड जेई। तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे केरला है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जो अपने यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं दे फेस अ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। ओके, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के स्टूडेंट्स दे स्टार्ट फाउंडेशन कोर्सेज फ्रॉम 6 standards itself। ओके, अब ये सही है कि गलत है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, लेकिन जिन्होंने अपना टारगेट सेट किया है तो व्हाई शुडंट दे बिगिन अर्ली, ये एक सवाल अपने दिमाग में डेफिनेटली इसमें आता ही है। ओके, तो अपने यहाँ जिस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम है, जिस तरह का टीचिंग सिस्टम है और जिस तरह का माहौल है, उसके ऊपर से
नीट और जेईई के एग्जाम के रिजल्ट में महाराष्ट्र का रैंक हमेशा नीचे ही रहा है। बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स टॉपर है, रैंकर्स है। तो उसमें कहीं ना कहीं अपना विजन कम पड़ रहा है, ऐसा ऐसी एक सोच ख्याल दिमाग में आता है। तो उसके लिए एक कंट्रीब्यूशन बोल के हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो अपना क्लास कैसा रहने वाला है? एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स कि अपना जो बोर्ड का क्लास है वो रहेगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे दीज 2 days आर स्पेशली रिजर्व फॉर फाउंडेशन कोर्सेज। तो सैटरडे को 4 आवर्स का टीचिंग रहेगा और संडे को 4 आवर्स का टीचिंग इसमें रहेगा। और इसमें सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। एंड आई एडवाइज दोज स्टूडेंट्स जो नीट करना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, उनको भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि दे शुड टेक मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th-12th में बायो होने के बावजूद भी मैथमेटिक्स रखते हैं, बिकॉज दैट हेल्प्स इन डीलिंग विद द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। तो चारों सब्जेक्ट्स रख के अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये चारों फाउंडेशन को ऑप्ट करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यू विल हैव बेटर चॉइस। एंड इट इज सीन दैट बहुत बार बच्चों का किसी सब्जेक्ट के प्रति जो अटैचमेंट रहता है, वो अटैचमेंट टीचर के हिसाब से बढ़ता है। कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे टीचर आ जाते हैं तो बच्चों का झुकाव उस सब्जेक्ट की तरफ अचानक से बढ़ जाता है। और कभी कभी टीचर अच्छे नहीं आते तो फिर वो सब्जेक्ट को पसंद नहीं करने लग जाता है। तो हो सकता है कि अच्छे टीचर्स मिलने के बाद बच्चों का, जैसे बायो जो जिसको पसंद नहीं, शायद बायो पसंद आने लग जाए, या जिसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं उसको मैथमेटिक्स पसंद आने लग जाए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे टीचर्स की टीम हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाया हुआ है, जो टीचर्स को सच में 11th-12th का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जैसे वी हैव फॉर केमिस्ट्री शैलेश ठक्कर सर, जो ऑलरेडी 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नीट जेई को पढ़ाते हैं, तो ही नोज वेरी वेल व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच। फॉर बायोलॉजी वी हैव भूषण सर, जिन्होंने 11th-12th पढ़ाया है, उसका पूरा प्रिपरेशन उन्होंने किया हुआ है, कोई एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्ट को पढ़ाने का। फॉर मैथमेटिक्स वी हैव किरण सचदेव मैम, जो ऑलरेडी 11th-12th को काफी कोचिंग कर चुके हैं। शी नोज एग्जैक्टली वहां पे क्या रहता है, क्या टॉपिक आते हैं, ये सब है। एंड फॉर फिजिक्स वी हैव महेश खंबातकर सर, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, कैसे होता है, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऐसी एक प्रॉपर टीम है। along with that we are going to arrange some guest lectures of some doctors, reputed doctors, for the students who opt for biology. Already I have had a word with some doctors जो टीचिंग में भी इंटरेस्टेड है, तो बायोलॉजी के लिए वो लोग आके गाइडेंस करने वाले हैं। along with that गेस्ट लेक्चर्स टाइम टू टाइम रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली उसके ऊपर लिए जाएंगे। तो ये सब चीजें वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। और सैटरडे संडे होने की वजह से इसमें आपके बाकी चीजों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला नहीं है। तो वी आर गोइंग टू फोकस प्योरली ऑन फाउंडेशन। बाकी एनटीएससी वगैरह ये सब चीजें उसमें हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे अभी स्नेहा पूछ रहे हैं मुझे कि नीट करना है तो फिर मैथ्स वगैरह लेना पड़ेगा क्या? तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि अगर नीट भी अगर आपको करना है तो नीट में सबसे ज्यादा डर बच्चों को अगर किसी चीज को लगता है तो वह है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल करने के लिए आप आज अगर बायो मैथमेटिक्स लेते हैं तो वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इन फाउंडेशन कोर्स at least you should keep mathematics for that. Okay, so there are many things that I just want to tell you. Then I'll go for your question answers.
तो ये सब चीजें हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, टाइम टेबल सैटरडे संडे का रहने वाला है, 4-4 घंटे का करने वाला है। एंड वी आर हैविंग द बेस्ट नोट्स फॉर यू, जो आपको काम करने में मदद होगी। एंड ऑलरेडी आप में बहुत सारे लोग, काफी सारे टीचर्स कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आपको करियर गाइडेंस, क्या चूज करना है, क्यों चूज करना है, ये सब चीजों के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन इस पीरियड में आपको दी जाएगी। इट इज 8:48 नाउ। अभी मैं आपको लोगों को, ऐसे ऑल द क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड ऑन वेबिनार। मैं those who just want to get more information about this, I request them to come to class। क्लास में आके जो भी आपकी क्वेरीज है वो सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। हमारा फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टाइमिंग कैसा रहेगा, टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ों के बारे में वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू इन डिटेल। तो आवर कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, दिस सैटरडे 19th और 20। इनिशियल 2 डेज हमारे रहेंगे। ओके, उसके बाद रेगुलर सैटरडे संडे को क्लास हमारा रहने वाला है। ओके, तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, दोज हु आर देयर फॉर, यस, कमिंग सैटरडे रहने वाला है, कमिंग सैटरडे से शुरू होने वाला है। दोज who are interested in the course should come to class, take the form, fill the form, and start learning from Saturday itself। और जब ऑफलाइन कोर्स शुरू हो जाएगा तो एज वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि वी हैव अ वेरी गुड सेटअप विथ इंटरैक्टिव टीचिंग पैनल, जिसके अंदर लाइव सब चीजें होंगी। फिलहाल जो है ना, ये क्लासेस हम ऑनलाइन लेने वाले हैं। एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि 21st से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के 99% चांसेस है। फिर भी जब तक गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑर्डर नहीं आता, वी विल कंडक्ट दिस कोर्स ऑनलाइन, एंड वेरी सुन वी विल टर्न ऑन टू ऑफलाइन मोड, ऐसा रहेगा। सो 21st 19th जून से शुरू हो रहा है, 19th जून। About fees, I request you to come to the class, visit the class. We will give all the information related to that. You can collect the form and you can also know about everything. Okay. Uh, Online, offline, that will depend on the government permission, Shravani. Okay. And both the courses, they have the same fees. Okay. अभी अगर if you have any query, any question, I'm there to answer your questions। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चैटिंग में किसी ने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं क्या? ओके, नीट के लिए एक्चुअली स्नेहा, जैसे मैंने बोला आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन फाउंडेशन में वी सजेस्ट यू टू टेक 4, जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा आगे। ओके, नीट जेई दोनों एक साथ देना पॉसिबल है, पर श्रावणी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आगे जाके आपको डिफिकल्ट हो जाएगा ये देना, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है। दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना ना काफी टफ हो जाता है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। ओके, हाँ, कमिंग सैटरडे से शुरू हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, बच्चे की जैसा एक ट्रबल है सर कि जो बोर्ड एग्जाम है, 10th का बोर्ड एग्जाम है, उसकी पढ़ाई करना चाहिए प्रॉपरली ज्यादा, कि ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसकी पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके अगर हम करते हैं ना, तो दोनों प्रिपरेशन एक साथ होना पॉसिबल है। जैसे अगर पूरे वीक में इफ दे डू प्रॉपरली, क्योंकि ये 2 एग्जाम्स ऐसे है ना जिसमें डेडिकेशन रहना बहुत जरूरी है। अगर पूरे हफ्ते भर में बोर्ड की पढ़ाई डेडिकेटिवली करते हैं, तो सैटरडे संडे दे कैन बी फ्री टू प्रिपेयर दिस। और अल्टीमेटली जो उन्होंने 9th 10th में सीखा है या सीख रहे हैं,
उसी का एडवांस वो सीखने, ऑटोमेटिकली उसका मदद उनको होने वाला है। ओके, और कोई भी एक्सपर्ट आपको यही बताएगा कि 11-12 2 साल में नीट जेई का एग्जाम क्रैक करना काफी टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन काफी टफ है। तो अभी से उसकी तैयारी हम कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट कीपिंग देम बिजी इन स्टडी। तो डेफिनेटली ये हो सकता है, एक साथ हो सकता है। अनुष्का, टाइमिंग का, इफ यू विजिट क्लास आपको सब मालूम पड़ेगा। सैटरडे को हम इवनिंग में लेने वाले हैं, ओके, मतलब अराउंड 4 to 8 का टाइमिंग रहने वाला है, और संडे को मॉर्निंग सेशन रहेगा। एक टेंटेटिव टाइमिंग बताता हूँ, 8 to 12 इस तरह से। ओके श्रावणी, मैथ्स अच्छा पसंद आता है तो वेरी गुड थिंग है, नाइस थिंग। सर सैटरडे को भी 8 to 12 ही रहेंगे क्या फाउंडेशन? नहीं, सैटरडे इवनिंग में रहेगा, सैटरडे 4 to 8 रहेगा। ओके सर। Pranav Khedekar, fees per subject, you will get all the information in the class. And looking at the time that we have already wasted, उसको देख के इस साल हमने जो फीस है वो कम ही रखी है कंपैरेटिवली जो हर साल हम रखने वाले हैं उसके हिसाब से। तो यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। जेई और नीट में क्या फर्क है? जेई इज फॉर इंजीनियरिंग, जिसमें आप आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, और नीट के थ्रू आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के लिए नीट होता है, ओके। और दोनों का सिलेबस इक्वल है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स की सेम पढ़ाई नीट और जेई में होती है, ओके। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आपको जेई करना है तो मैथमेटिक्स करना पड़ता है, और नीट करना है तो बायोलॉजी करना पड़ता है। सर फाउंडेशन 9th के बच्चे से करवा सकते हैं अभी? डेफिनेटली करवा सकते हैं, ओके। उनके लिए अलग प्लानिंग्स है, मतलब उनके लिए सब सिस्टम, सब सिलेबस, सब चीजें अलग हो। उनको 2 साल है उनके पास प्रिपरेशन करने के लिए, 9th and 10th। तो उनका एक्चुअली बेसिकली 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, दिस इज बेटर ऑप्शन। श्रेयस कातकड़े, एनडीए एग्जाम क्या होते हैं? श्रेयस, एनडीए एग्जाम इज नेशनल डिफेंस एकेडमिक एग्जाम होते हैं, जो आप लोगों को अगर डिफेंस में जाना है, जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना है, तो उसके लिए होता है। वैसे एक और चीज आप लोगों को बताऊं मैं, अभी काफी सारे लोग मीटिंग में हैं, कि अगर करियर को लेके आपके मन में कुछ ऑप्शन है, तो हम लोग 29th ऑफ दिस मंथ, 29th मेरे ख्याल से सैटरडे कुछ तो आता है, तो 29th को वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग वेबिनार ऑन करियर काउंसलिंग, जिसमें तकरीबन मुंबई के एक सर हैं जो गाइड करने वाले हैं, तो उसकी लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। तो तकरीबन 3000 अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में वो हमको बताएंगे। वंडरफुल सेशन होने वाला है 29th जून को। आई विल शेयर द डिटेल्स वेरी सून। उसमें भी आपको बहुत सारे जो चॉइसेस है वो सब हमको मिल जाएंगे। यश सिलेवर, नीट में होते हैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसके साथ बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, तब आपको नीट की एग्जाम आप दे सकते हैं। सर काउंसलिंग से भी अपना करियर पता चलेगा ना सर, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, आप जब करियर चूज करते हैं तो हमको ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो काउंसलिंग में हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि हमको एग्जैक्टली आगे करना क्या है लाइफ में, मतलब ये क्या क्या ऑप्शंस अपने पास ओपन है। बट चॉइस जो करना है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि चॉइस स्टूडेंट ने या किसी ने भी अपने हिसाब से करना चाहिए। उसी चीज मैं बहुत ज्यादा दिन तक अच्छे से कर सकता हूँ, और मुझे कितना वो चीज करने में मजा आता है, ये चीज उन्होंने फॉलो करना चाहिए। तो उससे डेफिनेटली फायदा होता है। 1-to-1 टॉक करने के बाद आपको एक्सपर्ट बता सकते हैं कि ये कौन से चीज में ज्यादा अच्छा कर सकता है। बट मेरे लिए तो ये जज करने वाले पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। इसके बारे में एक्चुअली आगे भी मैं और बात करूंगा सभी से। श्रावणी पूछ रहे कि अकॉर्डिंग टू विच इज द बेस्ट कोर्स।
हम बोल नहीं सकते श्रावणी ऐसे एग्जैक्टली। तो आपको दोनों भी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और ये तो आपको चूज करना है कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, कि उसके साथ और भी कोई चीज़ आपको करना है। तो उसमें हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको किसमें क्या होता है ये बताना है तो हम बता देंगे आपको। एनडीए के एग्जाम के लिए आपको 11th-12th में मतलब डिफेंस की कोई भी एग्जाम अच्छे से अगर देनी है ना, तो आपको 11th-12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखना पड़ता है श्रेयस। ओके, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स रख के अगर आप 11th-12th की एग्जाम देते हैं तो आगे जाके आपके लिए सारे कोर्सेज एनडीए के थ्रू ओपन हो जाते हैं। फिजिक्स यूज है मेडिकल फील्ड में। ओके, एक्चुअली मेडिकल फील्ड मतलब आपको ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वहां पे आप लोगों को एक ही टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस रहता है। ओके, एक्चुअली साइंस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल, तो सारे लॉज कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होते हैं। ओके, तो फिजिक्स आपके अलग अलग लेवल पे मतलब आपका एनालिटिकल एबिलिटी चेक करता है, जो कि आपको मेडिकल फील्ड में भी डेफिनेटली काम में आता है। आप चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं और ये चीजों को कोरिलेट कैसे करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, इवन आप सोशल साइंस भी अगर सीखते हैं ना, तो आपके दिमाग की फैकल्टी कहीं ना कहीं वर्क करती है, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ये सब फैकल्टी को डेवलप करने का काम करते हैं। अगर किसी को फिजिक्स चैलेंजिंग लग रहा है, इसका मतलब वो उसकी फैकल्टी डेवलप नहीं हुई है, और वो जब उसके साथ वर्क करते हैं तो डेवलप करने का काम करता है। ओके, तो हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ओके, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस है तो उसको डेवलप करना आता है, तो उसका मैथमेटिकल स्किल जो है, नंबर्स के साथ रिलेशनशिप वो मैथमेटिक्स से डेवलप होता है। तो हर सब्जेक्ट उस फील्ड में क्या काम, उससे सोचने के बजाय हमको सोचना चाहिए कि वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से अपनी कौन सी फैकल्टी डेवलप होती है। ओके, मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, और एक्चुअली हर साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 दिन का सेशन लेता हूँ जिसमें मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलता हूँ। ओके, इस साल डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, यश सिल्वर, यू कैन आस्क योर फादर टू टॉक। सर यश कैसे 9th क्लास में तो सब्जेक्ट ये हो गया था, वीक हो गया ओके, तो सब्जेक्ट में। तो सर अभी अब 10th का उसको 10th का एग्जाम का है लोन, क्योंकि अब थोड़ा जरा वीक हो गया, ये ऑनलाइन की वजह से तो और जरा बच्चे सभी ये हो गए अभी। सही है सर। और उसमें अब ये सब्जेक्ट का और ये आप बोले ये भी करना 10th का भी, और ये भी, तो ये रेंज के जो आप जो परसेंटेज के उनके लिए बहुत हार्ड जाएगा मेरे। एक्चुअली ना ये कोर्स सबके लिए कंपलसरी नहीं है, एक्चुअली ये चॉइस। कंपलसरी नहीं सर, चॉइस है, लेकिन कैसा इनके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब हमें भी इच्छा है तो, लेकिन ये थोड़ा और वीक पड़ जाएगा मेरे हिसाब से अगर ये करने का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्लास पे आइए, हम इसके ऊपर कैसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या है, ये यश के बारे में पर्सनल डिस्कशन वगैरह मैं थोड़ा सा ग्रुप में अवॉइड करूंगा। मतलब हम बैठ के बात कर सकते हैं, साथ में यश भी रहेंगे, तो हम कैसे उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो उसके ऊपर 1-to-1 ज्यादा प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। आप टाइम निकाल के आइए, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर। थैंक यू। हाँ, दीपक नाथानी सर कुछ बोलना चाहते शायद। नहीं सर, देवांश को पर्सनल लेके आता हूँ सर आपके पास। यस सर, बिल्कुल वेलकम। ना, मैं देवांश को पर्सनल लेके आता हूँ आपके पास, फिर डिस्कस करेंगे सर, है ना। भैया बिल्कुल लेके आइए। श्रावणी, आपको अगर मिलना है ना, तो वी हैव अ सिस्टम, जैसे जस्ट गिव अ मैसेज। क्लास जब नहीं रहता तो वी आर फ्री। मोस्टली मैं क्लास में देखो 6 to 8 क्लास पे रहता हूँ, फ्री रहता हूँ। फिर भी एक मैसेज कन्वे करेंगे तो आई विल स्टे देयर। ओके, या राहुल को मैसेज कन्वे कर देंगे कि हम मिलने आ रहे हैं, तो वो बता देगा। तो मैं रहूँगा, या शैलेश सर, या भूषण सर,
तीनों में से कोई भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन कोर्स के बारे में दे देगा। जस्ट एक बार आप टाइम कंफर्म करके आ जाना। ओके ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों का काफी टाइम लिया। इट्स आई थिंक 9:03 हुए हैं। 1 घंटे की मीटिंग के 3 मिनट ऊपर हम चले गए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो सब सवाल लेकर आई इन्वाइट यू टू क्लास, और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। बट आई एश्योर यू विल प्रोवाइड अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन कोर्स, जिसको लेकर आपको कभी भी आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा कि हमने नहीं करना चाहिए था। ओके, दैट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर यू। प्योर फाउंडेशन है, बाकी सब चीजों का कोई हम उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं। ओके, कम talk to us, confirm your admission, and we will start from Saturday. Okay, so see you soon. Thank you for coming. With the time दिया, thank you very much, and see you soon. Okay. हाँ, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालता हूँ। अगर किसी ने पूरा सुना नहीं है तो आस्क मी, इसको हम पोस्ट करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल होगा। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, गुड, जय हिंद सर। जय हिंद, बाय सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, सर जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।